एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। रेत और बजरी जो विकास की बुनियाद कहलाती है, आज वही खून और खौफ की पहचान बन चुकी है। अवैध खनन, ओवरलोडेड ट्रक और कानून को कुचलती ये रफ्तार। बजरी माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब न वर्दी से डर है, ना कानून की लकीर का कोई लिहाज है। जो रोके वो कुचला जाता है, जो सवाल उठाए उसे धमकाया जाता है। अब आपको हादसे की हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगाए। देखिए, पहली तस्वीर अजमेर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां के गोविंदगढ़ के रेसवा गांव के पास हाईवे पर बजरी से भरे डंपर की चपेट में आने से 2 सगे भाई आशीष सेन और अभिषेक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद से ही क्षेत्र में शोक के साथ साथ आक्रोश फैल चुका है। हादसे की खबर फैलते ही परिजन, रिश्तेदार और सेन समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको धौलपुर की दिखा रहे हैं, जहां बजरी माफियाओं ने सरमथुरा थाना इलाके में झीरी नाके पर तैनात वनकर्मी जितेंद्र को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल दिया है। वनकर्मी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और घायल वनकर्मी को सरमथुरा के जयपुर हायर सेंटर रेफर किया गया है। सवाल सीधा है, आखिर बजरी माफिया इतने ताकतवर कैसे हो गए हैं? कौन इन्हें संरक्षण दे रहा है? सवाल यह भी है कि आखिर इस खौफ के कारोबार पर लगाम कब लगेगी? गोविंदगढ़ ग्रामवासियों ने भी गोविंदगढ़ अभी बंद किया है। वहाँ पे भी भारी रोष है समाज बंधुओं में। मतलब जिस प्रकार से अवैध खनन हुआ, अवैध खनन की वजह से जो डंपर था, डंपर की लापरवाही की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इसके अंदर दोनों भाइयों की मौत हो गई। आज ये सभी सैन समाज के जो समाज बंधु है यहाँ पे मौजूद है। हमारी सब सैन समाज के जो समाज बंधु है उनकी और ग्रामवासियों ने मांग रखी है कि परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, साथ में एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, जब तक ये शव को नहीं उठाएंगे हम लोग। 2 भाई सैन समाज के हैं, आशीष और अभिषेक। ये दोनों पुष्कर के अंदर मजदूरी का काम करते हैं। कल शाम को ये अपनी मजदूरी लेके वापस अपने गांव गोविंदगढ़ जा रहे थे। लेसवा के पास सामने एक डंपर आ रहा था, उसकी डंपर की चपेट आने से एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे के सुबह मॉर्निंग में दौरान इलाज डेथ हो गई। दोनों को मोर्चरी में रखवाया गया है। इनके परिजन और ग्रामीण आए हुए हैं, ग्रामीणों से वार्ता चल रही है। अभी तक इन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं बताई है। जैसे ही अपनी डिमांड वगैरह जो भी बताएंगे तो उस पर उचित विचार किया कर जो उनको सहायता है या जो इनको कानूनी सहायता है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी तक इन्होंने ऐसी कोई डिमांड नहीं की है। घर वाले आए हैं सर, वार्ता करने के बाद डिसाइड किया जाए। तो बेखौफ माफियाओं की गुंडागर्दी की ये 2 तस्वीरें हमने आपको 2 अलग अलग जगहों से दिखाई है। कई सवाल इसके बाद अब खड़े हो रहे हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनिल कुमार गोठवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व एडिशनल डीसीपी है। बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। अनिल जी, सबसे पहला सवाल यह है कि देखिए 24 घंटे के अंदर यहां पर जो हत्याएं हुई हैं, जो लोगों की मौत हुई है, कई लोग इस पर आक्रोशित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन माफियाओं के अंदर प्रशासन का खौफ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? क्या अब ये निश्चिंत हो चुके हैं कि वर्दी पर भी ये गाड़ी चढ़ाएंगे लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं होगा? शिवानी जी, ये बहुत गंभीर मसला है कि वनकर्मी और एक हमारे अजमेर के अंदर 2 भाइयों की डेथ हुई है डंपर से, और वहां वनकर्मी के ऊपर डंपर चढ़ाया गया। जी जी। देखिए, ये जो डंपर चढ़ाया गया है और इसके अंदर जो ये अवैध खनन करके ले जाने का इनके ऊपर आरोप है, पिछले दिनों सरकार ने एक संयुक्त अभियान चलाया था। संयुक्त अभियान के तहत ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं, 814 जगह इन्होंने रेड की है और रेड के साथ साथ 74 करीब आदमी भी गिरफ्तार किए गए हैं पिछले जो संयुक्त अभियान है इसके अंदर, और 703 वाहन भी जब्त किए गए। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार इस संबंध में जो कार्रवाई कर रही है, इसकी कुछ नीतियां हैं कि कैसे चेक किए जाएंगे, नाकों पे कौन कौन बैठेगा, वहां जहां से निकलती है बजरी वहां पर कुछ ना कुछ चेक लगाना होगा, या कुछ उनको भी मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए सरकार की जो विल पावर है उनको भी हथियारबंद करना चाहिए। जो है, अगर हमारे साथी वनकर्मी हैं और ये इस तरह से चेकिंग करते हैं, उनके हाथ में डंडा भी नहीं होता है और इनके पास में हथियार और गाड़ी और ये डंपर और उस पर चढ़ाने की जो कार्रवाई है, ताकि इनके अंदर एक खौफ हो सके। देखिए, पिछले दिनों डीजीपी राजस्थान राजीव शर्मा जी ने एक बिना सो मोटो विजिलेंस का अभियान चलाया गया था। पुलिस की मिली भगत के कारण जहां शंका हुई है, 5 थानेदारों को निलंबित किया और 11 को पुलिस लाइन हाजिर किया गया बिना उसके। ये भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने और बजरी माफियाओं को ब्रेक डाउन या उनको कमर तोड़ने की एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। ये जो आज ये जो 2 घटनाएं हुई है,
इन योजनाओं का कोई असर जमीनी स्तर पर तो नजर नहीं आ रहा है सर। देखिए, क्योंकि ये घटनाएं बढ़ेंगी तो सवाल खड़े होंगे। अचानक से देखिए इस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और लोगों की जान पर बात आ रही है। इस तरीके से अगर गुंडागर्दी होगी तो सवाल तो खड़े होंगे। हाँ, नहीं शिवानी जी, आपका ये उठाया जाना, ये आज आपको तो धन्यवाद देना चाहिए एनडीटीवी को कि आपने फिर ये प्रश्न उठाया। हाँ। 20 जिले इफेक्टेड हैं अरावली पर्वत से। हाँ। अरावली की जो पहाड़ियां, पिछले दिनों जनता जब रास्ते पे और सड़कों पे उतरी थी, उसके बाद में सरकारों को ये निर्णय वापस लेना पड़ा इसको रोकने के लिए। अब ये दूसरा है अभियान पुलिस का और वन विभाग का और माइंस का, कि ये एक संयुक्त रूप से कोई एक नीति बनाए राज्य स्तर पर, और वो उसको एक मॉनिटरिंग का सिस्टम हो। एक अलग फोर्स क्रिएट करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है। फोर्स हो और इनको रोकने की कोई वो हो, जिम्मेदारी हो, तो ये रुक सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं रुक सकता। तो पुलिस विभाग ने एक एक्शन पता नहीं, लिया। लेकिन किस समय का इंतजार किया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि इस पर अब उस तरीके से समय दिया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, ताकि लोगों की जो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस पर रोक लग सके। लौटूंगे आपके पास। घायल वन कर्मियों के साथियों से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, उन्होंने इस पूरी वारदात की कहानी बताई है, आपको भी सुनाते हैं। धौलपुर में 7 जनवरी 2026 में रात के 12 बजे के करीब जो है एक वन कर्मचारी के ऊपर बजरी माफिया के द्वारा जो है गाड़ी चढ़ा दी जाती है और उसके ऊपर इतनी भयावह से उसके ऊपर अटैक किया जाता है कि आज वो कर्मचारी जो है वेंटिलेटर पर अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम नरेश वर्मा है। मैं जीरी चौकी से तैनात हूँ। ये कब घटना हुई और कैसे आपको पता ये घटना है 7 तारीख की है, जनवरी 2026 की घटना है। हम रात को खाना वाना खा के, अपने नॉर्मल जो दिन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम खाना खा के, हमारे का गश्ती का प्लानिंग नहीं थी हमारी। अगर प्लानिंग होती है तो हम रेंजर सर के द्वारा आदेश के अनुसार ही काम करते हैं। हम अपना खाना खा के अपने रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चले गए। उसके बाद हम अपने रेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास रात को 12 बजे आई थिंक, या फिर 11:30 बजे, 11:40 में हमारे पास गाँव के 2 आदमी आते हैं कि आपका स्टाफ वहाँ हमारे जीरी बस स्टैंड पे गिरा पड़ा है, उन्होंने बजरी वाले ट्रैक्टर ने उनका पाँव कुचल दिया पूरा। दोनों पाँव कुचले हुए? एक पाँव कुचल दिया। तो हम हमारे चौकी के 3 स्टाफ हम तुरंत ही मौके पर पहुँचे, और एक और चौकी है पास में, बमपुरा चौकी, इनके 2 स्टाफ थे, ये हमारे साथ आए। हमने वहाँ से प्राइवेट गाड़ी बुक करी। हम तुरंत ही उनको फिर सरमोत्रा जो अपना जिला अस्पताल है वहाँ हम लेके गए। वहाँ पे प्राथमिक उपचार हमने करवाया उनका, लेकिन डॉक्टर उन्होंने कहा कि कंडीशन सीरियस है, तो उन्होंने फिर करौली रेफ़र कर दिया उनको। करौली फिर हमने उपचार करवाया, फिर करौली से हम तुरंत उन्होंने जयपुर रेफ़र कर दिया। जयपुर के बाद अभी तक ये वेंटिलेटर पे है, होश वगैरह आए नहीं है। अब सूचना पे ये है कि बजरी माफिया उन्हें अटैक किया है। बजरी माफिया मतलब हत्या भी हो सकती है, कुछ भी है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसी तरीके के अटैक होते हैं, और इससे पहले भी धौलपुर के अंदर अटैक हुआ था। ऐसे अटैक हमेशा होते रहते हैं, और वन विभाग कार्रवाई भी करता रहता है, और हमारा कोई फिलहाल वो नहीं था कार्रवाई करने का। जयपुर में भी कई अस्पताल, पहले मणिपाल में उनको एसएमएस में एडमिट करवाया जाता है, फिर मणिपाल में, और अब जाकर जो है अपेक्स में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मणिपाल हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ पर उनके लिए न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर की आवश्यकता थी, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, इसीलिए वहाँ से उन्हें अपेक्स हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। हमें अपेक्स हॉस्पिटल डॉक्टर साहब से बात करके अपेक्स में लाया गया। अभी डॉक्टरों से आप लोगों की बातचीत हुई, क्या कुछ स्थिति है? अभी नाजुक स्थिति है, अभी थोड़ा सा हालत में सुधार है, लेकिन अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सवाल भी यही उठता है कि वन जो कह सकते हैं कि जो वन मंत्री हैं संजय शर्मा, उनके द्वारा भी जो कह सकते हैं क्या सूझबूझ यहाँ पर ली गई है या नहीं, क्योंकि एक जो कह सकते हैं कि एक्स आर्मी मैन बताए जा रहे हैं जितेंद्र सिंह शेखावत, और उसके बाद जो है इनके द्वारा यहाँ पर ये एक वन रक्षक के तौर पे उनके द्वारा ड्यूटी ज्वाइन की जाती है, और उसी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए जो है यहाँ पर भू माफिया या फिर बजरी माफिया के द्वारा उनके ऊपर अटैक होता है, और उस अटैक के वजह से जो है वो इतने गंभीर घायल हो जाते हैं कि आज जो है वेंटिलेटर पर अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। और कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कैलाश मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत स्वागत है आपका।
दीपक तंवर जी हमारे साथ हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं खान विभाग के, बहुत स्वागत है सर आपका। सूरज सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। दीपक जी, आपके साथ मैं शुरू करना चाहूंगी इस चर्चा को। देखिए, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि बिना विभागीय मिली भगत के बेखौफ होकर जो बजरी माफिया है वो डंपर को दौड़ा रहे हैं। क्या ये संभव है कि यहाँ पर विभागीय मिली भगत नहीं है? आखिर ये छूट कैसे मिल रही है? इतने हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं? यह आपका बात सही है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से इससे सहमत नहीं हूं कि विभागीय मिलीभगत है। कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अभी पूरे राजस्थान में अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध एक प्रभावी अभियान चलाया हुआ है, जिला कलेक्टर और पुलिस कप्तान के नेतृत्व में। तो पूरा फोर्स जो राजस्थान की है वो लगी हुई है, लेकिन इसके बहुत सारे परिणाम है। कारण ये है कि जो माफिया, एक तो ये हो गया कि माफिया पॉलिटिशियंस, लोकल पॉलिटिशियंस एंड पुलिस की नेक्सस हो गई है, तो उसके कारण उनको हमें रोक पाना मुश्किल होता है। दूसरा ये है कि जो माइंस डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इनके पास सुरक्षा का अभाव है और लिमिटेड संसाधन है। उन लिमिटेड संसाधन से राजस्थान का 3,42,432 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का राउंड द क्लॉक वार्ड एंड वॉच नहीं रखा जा सकता। तीसरा जो है, ये बजरी की मांग माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद में बहुत चरम पे बढ़ गई है और उसके प्रोपोर्शनेट में हमें जो एम सैंड बनानी थी वो एम सैंड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। एम सैंड उस लागत में नहीं आ रही है। जब तक एम सैंड हम सस्ती नहीं कर लेंगे और एम सैंड को इसका 100% अनिवार्य नहीं कर देंगे कंस्ट्रक्शन में, ये बजरी की ये घटनाएं होती रहेगी। क्योंकि बजरी की कुल लंबाई राजस्थान में 5,000 किलोमीटर है, तो 5,000 किलोमीटर राउंड द क्लॉक किसी के लिए भी वार्ड एंड वॉच करना मुश्किल है। आज जो डंपर जो हुआ है वो तो एक रेकलेस ड्राइविंग है या वो हड़बड़ाहट में भगता है, उसके कारण भी ये हो जाती है। इसके अलावा कानूनी पेचीदगियां भी है। हम उस किसी गाड़ी को पकड़ भी लेते हैं तो वो मात्र जुर्माना दे के छूट जाता है, जबकि ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो इनके ऊपर ऑर्गेनाइज क्राइम का जब तक एक्ट हम नहीं लगाएंगे, इनको क्रिमिनल एक्ट लगा के और इनको नहीं करेंगे, जब तक ये रुकने वाला नहीं है। और दूसरी भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो भी एक चुनौती है धौलपुर के लिए। वो चंबल का भीड़ है, किसी जमाने में आपको पता हो तो वहां डाकुओं का राज, क्योंकि वो भीड़ इतने खतरनाक है कि उसके अंदर आम आदमी या एक बड़ी फोर्स भी चली जाए, आरएसी की बटालियन, तो पता नहीं चल सकता कि आदमी कहाँ छिपा हुआ है। और बजरी और ये सर्फेशियल मिनरल इतने इजी होते हैं कि इनको जस्ट डिग किया और भरा और रवाना हो गए। तो जो डीप सीटेड मिनरल होती है उनका कभी इलीगल नहीं होता है, इलीगल इन्हीं का होता है। प्लस जो हॉट केक होता है मार्केट में, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। लेकिन देखिए दीपक जी, मैं आपके सभी बातों से सहमत हूं। आपने जिक्र किया संसाधनों की कमी का। सर ये बताइए कि क्या संसाधनों की कमी लोगों की जान पर भारी पड़ना, क्या ये सही है? क्या इसे विभाग की नाकामी नहीं समझेंगे हम? नहीं, मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि संसाधनों की कमी है। मैं माइंस डिपार्टमेंट का एग्जांपल ले रहा हूं। हमारे पास 271 का स्टाफ है। हर जिले के अंदर 2 फॉरमैन होते हैं जो फील्ड का कार्य करते हैं। उनके पास एवरेज 3,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है। अब और एक गाड़ी होती है, एक गाड़ी से वो इस साइड में जाएगा, वेस्ट में जाएगा, और अगर नॉर्थ के अंदर कुछ हो गया तो उसको आने जाने में भी टाइम लग जाएगा। ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास। एक बार सूरज जी के पास जाना इसके लिए हम देखिए, हर बार मुआवजे का मरहम लगा दिया जाता है, लेकिन क्या लोगों की जान पर ये जो माफियाओं का खौफ भारी पड़ रहा है? क्या प्रशासन की नाकामी अब इतनी ज्यादा हो गई है? हर बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन मामलों में कमी नहीं हो रही है और ज्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं, इनके हौसले और बुलंद हो रहे हैं। देखिए, राजस्थान में पिछले 7-8 वर्षों से ये जो नेक्सस है और ये जो माफिया है, जब से इतना कीमती पदार्थ में बदली है, ये पत्थर और ये जो बजरी है, इसको लेकर के ये जो माफिया है ये डाकुओं के तरीके से व्यवहार करने लगे हैं। और इनके लिए समुचित रूप से इनके खिलाफ जब प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि इनके हौसले बुलंद ही होते जाएंगे। हम पिछले 15 वर्षों से मांग कर रहे हैं और कि टाइगर फोर्स बना दी जाए, तो टाइगर फोर्स का गठन हो जाएगा। उसमें आरएसी और अन्य तरह से जो है वो सुरक्षाकर्मी आएंगे, शामिल होंगे, फॉरेस्ट भी लेगा अपने से उसको फोर्स को। तो इससे न सिर्फ जंगल बचेंगे बल्कि ये जो पहाड़ है अरावली को बार बार ये खनन माफियाओं के द्वारा बींधा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये भी बचाव कहीं ना कहीं होगा। और जंगलों में भारी मात्रा में जो पेड़ काटते हैं उसका बचाव होगा, वन्य जीवों का बचाव होगा। सरिस्कृत स्थितियां आने की पोजीशन में आज हमारे जो है बिल्कुल वो सारे सफारी आ गए हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि और जब तक गठन नहीं हो तब तक के लिए हम तो मांग करते हैं कि ये एसओजी को या एटीएस को दे दिया जाए ताकि इन माफियाओं के नकेल ढल सके
और दूसरा आप ये देखिए कि वहां की जो भौगोलिक स्थितियां, मैं धौलपुर गया हूँ खुद भी वहां पे, जी। और हमने जाकर के देखा है जब पिछले 3 वर्ष पहले वनकर्मी की मौत हो गई थी वहां पे इन्हीं माफियाओं के द्वारा, तो वहां पे जो माहौल है उसमें केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रयासों से कुछ नहीं होगा। सामूहिक ज्वाइंट ऑपरेशन चले, संयुक्त योजना बने, एक्शन प्लान बने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की जो फोर्सेज है, फॉरेस्ट है और जो सरकार है, उनको मिलकर के प्रभावी कार्रवाई होगी तो मैं समझता हूं कि नेस्ता नाबूद होगा ये खनन माफिया। नक्सलियों से तो बड़ा हो नहीं सकता, जब नक्सलाइट के अंदर सफलता मिल सकती है तो ये जो खनन माफिया लगातार हमारी जीवन रेखा काट रहा है, इन पहाड़ों को काट काट के खत्म कर रहे हैं, अरावली को पूरा खत्म करने के कगार पे पहुंचा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आने वाली जो हमारी पीढ़ियां है उनका क्षय होना चाह रहा है, क्षय करना चाहते हैं। तो इस पे रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई तभी संभव होगी जब सरकार पूरी तरीके से विल पावर के साथ में काम करे। हाँ, कर भी रही है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार कैलाश जी के पास चलते हैं। कैलाश जी, जब प्रशासन ही खुद सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप भी लगातार इस मसले पर कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन ये आवाज प्रशासन के कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? आखिर सुरक्षा की गारंटी कब मिल पाएगी लोगों को? देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार रोकने नहीं चाहती। मैंने कई बार ये मामला उठाया है कि ये खनन कारोबार से जुड़े हुए राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के, भारतीय पुलिस सेवा के MP MLA कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पत्नियों के नाम से, भाइयों के नाम से खनन पट्टे ले रखे, जिनके ऊपर दायित्व है कानून व्यवस्था बनाए रखने का। अगर वही इस कारोबार में लिप्त है तो आप कल्पना करिए कैसे रुक सकता है। एक बड़ा ये जो अभियान है इस पे भी सवाल है। आप चोर को कहते हो कि इस दिन हम पकड़ेंगे और ये अभियान चलाते, अरे भाई आप हमेशा क्यों नहीं? अभी दीपक जी ने कहा कि एक गठजोड़ है खनन माफियाओं का, स्थानीय पुलिस कर्मियों का। इस तकनीकी युग में आपके पास सैटेलाइट है, आपके पास इतने संचार के साधन है और आपके पास ये सरकार की अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो तुरंत उस पर रोक लगाई जा सकती है। ये कहना कि माफिया, अरे भाई माफिया कोई माचिस की डिब्बी थोड़ी है उसको जेब में डाल के ले गया। एक डंपर निकलता है, ट्रक निकलता है, सड़क के बीच से निकलता है। आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है। कितने लोग मारे गए 2 साल के अंदर इन सड़कों पे कुचल के, ओवरलोड डंपर से कितने मारे गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। राजस्थान हाई कोर्ट में हम गए हैं कि इस तरह के व्हीकल्स का चलना खतरनाक है। सरकार ने जवाब दिया है उसमें कि हम दिखवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। 2005 में जबकि ये हुआ था कि कोई भी ओवरलोड डंपर या इस तरह की होगा उसके लिए क्या आदेश दिया था, क्या ये ट्रक्स की आप जयपुर शहर में देख लीजिए, जयपुर शहर के अंदर से निकलने वाले ट्रक, हम तो गांव में रोज जूझ रहे हैं कि उनकी जो बॉडी बढ़ी हुई है ये क्या लीगल है? क्या वो आप जिसको एक रेल की डिब्बे की तरह उसको बना के उसमें जो भरते हैं, ट्रक की कैपेसिटी आप 15 टन है, उसमें 70 टन लेके चलोगे और फिर उसके जो ब्रेक स्टीयरिंग ये काम करेंगे, ये सब कुछ सरेआम हो रहा है। हमने, सरकार ने कभी जितने पुलिस अधिकारी हैं, जितने MLA हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, जितने प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उन्होंने जो अपने भाई भतीजे पत्नी के नाम से खनन कारोबार है, एक IG अगर खनन कारोबार में लिप्त है, आप उम्मीद करोगे कि एक किसी पुलिस थाने का कांस्टेबल उसको रोकेगा। अभी 1-2 दिन पहले की घटना है, 12 किया कहीं, वहां एक ASI ने रोक लिया और नेताओं ने उसका मजाक बना दिया। हमारे यहाँ एक RTO के इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की, एक गठजोड़ पकड़ा पूरा, और जब उसने गठजोड़ पकड़ा तो उसको कार्रवाई करने के बजाय इंस्पेक्टर को यहाँ से हटा दिया। तो छोटे कर्मचारियों की इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता? आज तक बताइए कितने लोग गिरफ्तार हुए? जो जुर्माने की बात दीपक जी कह रहे थे, कितने जुर्माना वसूल किया है? जुर्माने के लगाने का नाटक होता है, 99%, 90% माफ कर दिया जाता है। कभी किसी का इस वॉयलेशन के लिए जेल हुई? एक बेचारे गरीब ड्राइवर को या कोई इनको पकड़ के आप करते हो, उस ऑपरेशन के पीछे कौन चल रहा है, कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब लेते हैं दीपक जी से, इसका जवाब दीपक जी से ही लेते हैं। दीपक जी, देखिए ये जो सवाल उठ रहे हैं इस पर, और सवाल ये भी है कि देखिए लगातार जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही है, क्या विभाग के पास कोई फुल प्रूफ सिस्टम है भी या सिर्फ कागजों में ही कार्रवाई चलेगी? सिस्टम है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा साहब ने जीरो टॉलरेंस है इसकी अवैध खनन की, उन्होंने मैसेज भी साफ कर दिया। लेकिन चूंकि पुराना ये चलता आ रहा है, नया सिस्टम बन रहा है, उन्होंने
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, माइंस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट की एक संयुक्त टीम गठित करके और एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जो एंड टू एंड मिनरल को मॉनिटरिंग करेंगे। हर पुलिस चेक पोस्ट पे एआई कैमरा लगेगा और ताकि उससे वो हो जाएगा कि रास्ते में कौन सा इलीगल है कौन सा लीगल है, और वो डायरेक्ट कंट्रोल रूम से जुड़ा जाएगा। और इसके अलावा जो बड़ी सिटीज के अंदर आने से पहले एआई बेस्ड चेक के गेट्स लगेंगे। ये सारा डेवलपमेंट स्टेज पे है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर बन के रन हो गए, सभी गाड़ियों में जीपीएस लगा दिया गया है, जीपीएस एनेबल्ड गाड़ी ही उसमें चलेगी और RFID भी लगा दिया है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इनको मेटलाइज होने में जो टाइम लग रहा है, इंस्टीट्यूशनल टाइम लग रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलप होके टेस्टिंग में वो टाइम लग रहा है। अदरवाइज बहुत पर्टिकुलर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रति माह 2 बार मीटिंग लेते हैं इस चीज की, और उन्होंने खड़ा एक्शन भी लिए हैं। और जो वसूली की बात है, हमारी वसूली भी हुई है अच्छी, जमीनी स्तर पर 60 कितना करोड़ जरूरी तो है। वसूली 5 हुई साल है। के आंकड़े देखिए जरा, 25 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर ये मिली भगत नहीं है तो क्या है? आखिर इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है, आखिर क्यों लगातार इस तरीके से आश्वासन मिल रहे हैं लेकिन कोई एक्शन ऐसा प्रॉपर नजर नहीं आ रहा है कि जमीनी स्तर पर इस पर कोई अमल हो पाए? ये 25 जो आंकड़े हैं ना, ये जो जनरल है, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, रास्ते के अंदर कोई दारू पी के गाड़ी चला रहा है तो वो आंकड़े भी माइनिंग के खाते में जुड़ जाते हैं। अगर इलीगल माइनिंग या स्पॉट पे अगर कोई हैंड ऑन क्लैश और उसमें कोई मर रहा हो तो वो माइनिंग का है। और जहां तक कैलाश जी ने, आदरणीय कैलाश जी ने फरमाया कि पुलिस वालों के या ऑफिसर के बेटे या परिवार के लीजे चला रहे तो इलीगल होगा। लीज चलाने के परिवार के सदस्यों को सबको अधिकार होता है, वैलिड लीज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो काम हो रहा है ये इलीगल हो रहा है। और इलीगल वाला अगर कोई ड्राइवर है, अगर रोड पे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं तो क्या इसके लिए आरटीओ जिम्मेवार होगा? क्योंकि वो जो एक्सीडेंट्स होते हैं उस एक्सीडेंट का रीजन और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसको सारे जो एक्सीडेंट जिसके अंदर मिनरल कैरिंग होता है वो सरियाम मिनरल से जोड़ सड़कों दिया पर जाता दौड़ है। रहे हैं सर। कई जगहों से ऐसे मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ये जो अभी ताजा मामले हैं, 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की मौत हुई है, इस पर तो सवाल उठेंगे ना सर। लौटूंगी आपके पास। ये बहुत दुखद घटना है। मैं अनिल खुद जी, आप मानता जरा हूं ये बहुत बताइए, दुखद ग्राउंड घटना पर तैनात जो पुलिसकर्मी है वो खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? देखिए, जैसा अभी कैलाश जी ने बताया कि भाई मेरा तो ऐसा मानना है कि अभी तक जो माइंस डिपार्टमेंट है वो सिर्फ कागजों में है, मौके के ऊपर तो है ही नहीं। वहां पर लीज पे कितना खनन हो रहा है, कहाँ खनन हो रहा है, ये अभी तक मॉनिटरिंग नहीं है सिस्टम। नंबर 1, कहीं पर भी अब नाके इस प्रकार के नहीं लगाए गए हैं कि हर गाड़ी चेक हो सके। रहा सवाल इसका कि आप सिर्फ पुलिस से अपेक्षा करें या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से अपेक्षा करें, ये विभाग अलग अलग है, इनमें अभी तक समन्वय नहीं है। और समन्वय के साथ साथ में मैं तो ये कह रहा हूँ, माइंस विभाग के पास में तो कोई फोर्स ही नहीं है। फोर्स थी वो एक पूरी एक बटालियन बनी थी, वो कहाँ गई, डिसमेंटल हो गई, उसका क्या हुआ? पूर्व में भी ये इस तरह की कार्रवाइयां हुई है उनके खिलाफ। हाँ, ये खाता में क्यों नहीं जाएगा बजरी के खाते में? बजरी के खाते में वो भगा के ले जा रहा है। उसको मालूम है कि कहीं पीछे से माइंस डिपार्टमेंट, पुलिस या जो भी है वो बजरी को रोकने की कार्रवाई कर सकता है तो मैं फास्ट निकलूं। तो ये जो माफिया है, तभी तो वो कहता है कि यहां से लेके वहां तक सुरक्षित ले जाओ। तो ये खाता तो बजरी माइंस के खाते में ही आएगा, क्योंकि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के पीछे भी बजरी माफिया कह रहा है कि भाई इसको जाके सुरक्षित और जल्दी पहुंचाइए आप। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हमें, जैसा अभी एआई कैमरा है या टोल नाके हैं या चेक है, इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। उनके साथ में कुछ जो भी उनको संसाधन उपलब्ध कराने, एक गाड़ी से क्या होगा, उसको अलग अलग गाड़ी या टेक्नोलॉजी का जो सहारा लिया जा रहा है वो शीघ्र हो। और सबसे ज्यादा अगर विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर है, सरकार की विल पावर है, तो ये रुक सकता है, मेरा ऐसा मानना है। रहा सवाल इसका कि सभी को अधिकार है, लेकिन ये अधिकार का दुरुपयोग नहीं हो। अब भाई मैं अभी जैसे इन्होंने बताया है, कैलाश जी साहब ने, कि परिवार का एक पुलिस विभाग का मुखिया हो और उसके परिवार का तो थानेदार कैसे रोकेगा? हाँ, तो ये शंका की बात है। लेकिन ये उसकी बात सुनी जाकर सरकार एक्शन लेने कि कौन कौन मिले हुए हैं, बजरी माफिया के पट्टे मिले हुए हैं,
बिल्कुल सही कहा उनके आपने। खिलाफ कार्रवाई एक बार करें सूरज कि जी को आए जोड़ना चाहूंगी इस पर। सूरज जी देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम कैंपेन चलाए जाते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों की मैं बात कर रही हूँ, दोनों की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों की जान जा रही है, सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं लोग यहाँ पर। लेकिन अब माफिया राज जिस तरीके से बढ़ रहा है, सवाल तो यही है कि क्या अब इस कदर से माहौल खराब हो गया है कि प्रकृति और इंसान दोनों की कीमत खत्म होती नजर आ रही है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि पहले भी हमने विरोध किया था कि जितना भी खनन हो रहा है फॉरेस्ट लैंड पे, उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाना चाहिए। ये गैरवानी की कार्य है और इससे न सिर्फ पहाड़ खत्म हो रहा है, बल्कि पहाड़ों में रहने वाले, उनकी कंदराओं में रहने वाले जो वन्य जीव है, जीव जंतु है, बेजुबान है, पहाड़ है, और ये जो पेड़ है, बहुत सारे ऐसे रेयर प्रजातियों के पेड़ है, ये विलुप्त हो रहे हैं। कई जो पक्षियों की प्रजातियां हैं जो इनमें शरण पाती है, वो विलुप्त हो रही है, ब्लास्टिंग होती है। तो ये फॉरेस्ट में तो बिल्कुल ही बंद करना चाहिए, कोई एंट्री नहीं कर पाए। फॉरेस्ट में तो इतना संरक्षण होना चाहिए, कोई एंट्री नहीं कर पाए। और जो रेवेन्यू पहाड़ है, वन विभाग के अलावा जितने भी ये खनन विभाग देख रहा है, तो इनको प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखने में ये आता है कि खनन विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो हटते भी नहीं है। एक एक जगह एमई जो है वो टेंडर लेके बैठते हैं एक तरह से, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके सही के बिना काम हो रहा हो। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने प्रभावी ढंग से एक्शन प्लान के लिए कहा है, डीजी ने दौरा किया है, तो मुझे लगता है कि कुछ रास्ता तो निकलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि समाज को भी आगे होना होगा, और ये जो माफिया लोग हैं ये समाज के अंदर से निकलते हैं, ये पाकिस्तान से नहीं आते हैं, न चाइना से आते हैं, तो इनका भी सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और जो लोग भी ऐसे कार्यों में लिप्त है, चाहे वो हमला करे या न करे, अगर वो अनलीगल जो है इलीगल कार्रवाई कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, तो ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। और समाज के लोगों को आगे, समाज को भी इसमें आगे आना होगा, इस आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। सवाल उठेंगे तभी कार्रवाई भी होगी। लौटूंगी आपके पास दीपक जी। देखिए, अब सवाल तो क्योंकि विभाग पर उठेंगे ही, अब मिली भगत के भी सवाल उठेंगे, फुल प्रूफ सिस्टम का जो अभाव है, मॉनिटरिंग का जो अभाव है, इन सभी पर सवाल उठेंगे। विभाग की जो तैयारी है, विभाग के जो दावे हैं, क्योंकि वो अब फेल होते नजर आ रहे हैं। विभाग ने अभी 3 बार अभियान चलाए हैं और पिछले अभियान में 380 करोड़ के पंचनामे बनाए हैं, 187 लोगों को अरेस्ट किया है, और उनमें से कितनी की जमानत नहीं हुई है, 100 गाड़ियों को उसमें रात साथ किया गया है। इसके अलावा जो ये आप एडिशनल एसपी साहब फरमा रहे थे, हमारे पास हर लीज का डायरेक्ट डेटा ऑनलाइन सिस्टम है, और सारे ठेके हमने पूरे एरिया को वो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, जिनपे ठेकेदारों के वो लगे हुए हैं वे ब्रिज, और उस वे ब्रिज पे आने से पहले गाड़ी का वेरिफिकेशन तक नहीं होता। तो ये कहना गलत है। अब कोई पीछे से या झुटपुट रास्ते से कोई निकल गया तो वो स्केर्स केसेस हो सकते हैं। अदरवाइज डिपार्टमेंट की रॉयल्टी लास्ट ईयर 24% राइज होकर 9,228 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो अगर ये इलीगल होता तो ये रॉयल्टी में 24%, जबकि पैरेलल दूसरे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 10 से 11% की बढ़ोतरी थी। ठीक है दीपक जी, लेकिन सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि लोगों की इससे जाने जा रही हैं, आवाज उठाने के बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, और लगातार ऐसी जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इससे लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।